हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। जी हाँ दोस्तों, एक लंबा इंतजार जो था अभ्यर्थियों का कि सचिव स्तर से कोई ऐसा काउंसलिंग संबंधी दिशा निर्देश जारी हो जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाए कि क्या कुछ करना है, किस प्रकार से क्या कुछ है। तो उसके बारे में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा लेटेस्ट तरीके से काउंसलिंग संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है, ऑफिशियल कॉपी हमको प्राप्त हो चुकी है। उसके आधार पर विश्लेषण करेंगे कि क्या कुछ उसमें चीजें लिख के आई हैं। अर्हता तिथि, जाति, निवास, टीडी, आईडी प्रूफ लेटर इत्यादि को लेकर क्या कुछ लिखा गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो विज्ञप्ति देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, है प्रेषक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में ये हैं। अब देखिए, कल ही जारी हो गया था ऑफिशियली और आज ये जो है वायरल हुआ है, हर एक को प्राप्त हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में क्या लिखा गया है कि कृपया ये फला 1,46,060 अभ्यर्थियों से 69,000 सहायक अध्यापक पदों पर ये आवेदन लिए गए हैं। ठीक है। उक्त के संबंध में जनपद स्तर पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई निम्नवत संपादित होगी। 69,000 सहायक अध्यापक के पदों पर चयन नियुक्ति काउंसलिंग हेतु सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समन्वित विज्ञप्ति का प्रकाशन 17/5/2020 को कराया गया। इस संबंध में जनपद स्तर से किसी भी व्यक्तिगत प्रशिक्षण नहीं कराया जाएगा। देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। ये सारी चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, यहाँ पर है कि 1981 की नियमावली के अंतर्गत होगा। जनपद चयन समिति इस पे कार्य करेगी। शैक्षिक अभिलेख, ठीक है। 6वां पॉइंट देखते हैं। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई प्रविष्टियां शैक्षिक अभिलेखों की जांच के हेतु दिनांक 3 से 6 के मध्य काउंसलिंग का आयोजन एवं नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। मतलब 3 से 6 के बीच काउंसलिंग भी होगी और इसी बीच दरमियान नियुक्ति पत्र भी निर्गत होगा। अब देखिए, 7वां पॉइंट है आपके काउंसलिंग में बेहद महत्वपूर्ण कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक अन्य मूल्य अभिलेखों, उसकी 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य के लिए 500 है, ओबीसी के लिए भी 500, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 200 है, विकलांगों हेतु निःशुल्क, मतलब कोई भी किसी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट नहीं लगेगा। अगला इंपॉर्टेंट है, आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को काउंसलिंग के उपरांत 15 दिवस के अंदर विशेष वाहक के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। 8वां पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें यह है कि शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग के समय ₹100 के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी। वही ₹100 का स्टैम्प पेपर में आप इसको दोस्तों लिखवा लीजिए। अनिवार्य रूप से इसकी घोषणा होगी कि समस्त सूचनाएं शैक्षिक मूल शैक्षिक अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं तथा वह यह जनपद यानी कि जैसे बुलंदशहर में नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेगा। देखिए कि वह काउंसलिंग के पूर्व ही जनपद में काउंसलिंग हेतु आवश्यक मानवीय भौतिक संसाधनों की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार कर लें, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था कठिनाई ना हो। जिला प्रशासन और का भी यथावत आवश्यक सहयोग प्राप्त कर लें। काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत उस दिन काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर पात्रता की जांच जनपदीय चयन समिति द्वारा सुनिश्चित कर ली जाए, जिससे निर्धारित तिथियों के मध्य चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। यानी कि नियुक्ति पत्र आपको 6 जून को लगभग मिल जाना है, 100% श्योर है। फिर है, काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों को मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए उसकी प्राप्ति रसीद अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाए। जी हाँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग क्या है कि प्राप्ति रसीद पावती जरूर प्राप्त कर लेंगे। मूल अभिलेख जब जमा करेंगे तो उसकी एक रिसीविंग मिलेगी। नियुक्ति पत्र निर्गत होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों के शैक्षिक अन्य मूल अभिलेखों के सत्यापन की कार्रवाई तथा जनपद के मेडिकल बोर्ड द्वारा, देख लीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर स्पष्टीकरण आ गया दोस्तों इसमें कि जनपद के मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से प्रथम वेतन भुगतान के पूर्व करा लिया जाए।
तो ठीक है, तो बीएसए अपना बताएंगे कब क्या कैसे मेडिकल करवाना है। फिर है अन्यथा किसी अभ्यर्थी के शैक्षिक अभिलेख फर्जी कूट रचित पाए जाने के संपूर्ण उत्तरदायित्व तो चयन समिति का होगा। इस बार ये स्पेशल पॉइंट है कि अगर किसी प्रकार का कोई फर्जी पाया गया, कूट रचित पाया गया, तो चयन समिति पूर्णतः जवाबदेह होगा। तो देखिएगा इस बार बहुत ही ज़्यादा सख्ती रहने वाली है। चयन समिति बहुत ही खंगाल के ही आपका जो है अप्रूवल देगी। और अगला देखिए क्या है, काउंसलिंग प्रक्रिया में अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि वे निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता आयु, प्राथमिक स्तरीय टीटी, सीटेड, सहायक अध्यापक परीक्षा, शिक्षा मित्र जो उनके कार्यानुभव हेतु प्रदान किए 25 अंकों के के संबंध में यह ज्ञात कर लिया जाए कि वह परिषदीय विद्यालय में कार्य करने की अवैध का आगणन इत्यादि की शर्तों को पूर्ण करते हों। अब अगला पॉइंट है कि आप अवगत कराना है कि संप्रति कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु निरंतर केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा इस हेतु दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में काउंसलिंग स्तर पर स्थानीय पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता, काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के बीच सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, काउंसलिंग हेतु पर्याप्त संख्या में कार्मिक, काउंटर एवं आवश्यक भौतिक संसाधनों की व्यवस्था कर ली जाए। इसके साथ यह भी ध्यान दिया जाए कि किसी भी दशा में कोई अप्रिय भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। उल्लेखनीय है कि शासनादेश 29/6 के द्वारा 29/5 इसके द्वारा काउंसलिंग आवंटन प्रतिभाग हेतु आवागमन की सुविधा प्रदान की गई। अतएव शासन द्वारा दिया निर्देश नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिलाधिकारी के सतत संकल्प बने, जिससे किसी मतलब ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इसमें जल्दबाजी में हमने जल्दी कर दिया जिससे कि टाइम लॉस ना हो। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें तो स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन अहर्ता तिथि, जी हाँ, अहर्ता तिथि को लेकर फिर कोई ना कोई जो स्पष्टीकरण है वो नहीं हुआ कि जाति निवास कब का। डीडी को लेकर स्पष्ट हो गया, आईडी प्रूफ को लेकर भी स्पष्टता ही है एक तरफ से। अब देख लीजिए, अब क्या है, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कोई ऐसे निर्देश नहीं है, लेकिन कई जनपदों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अलग अलग के जो है निकाले जा रहे हैं प्रारूप कि हमें इस तरह में चाहिए, हमें इस तरह। 100 रुपये स्टैम्प पेपर में तो एकदम कन्फर्म ही हो गया। तो देखिए, जनपद स्तरीय चयन समिति होती है तो जनपद स्तर का संपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। तो जनपद स्तर का जो बीएसए है वो अलग से इसका जो है कुछ दिशा निर्देश जारी करता है। हमने कई बार बताया था कि हर जिले में थोड़ी थोड़ी आपको भिन्नता देखने के लिए मिल जाएगी, तो इंतजार करिए हर एक जिले का। और देखिए, जाति निवास को लेकर एक कॉमन जो प्रॉब्लम है अभ्यर्थियों की, कॉमन तरीके से प्रश्न किए जा रहे हैं कि आखिरकार कब तक के जाति निवास वैध होंगे। तो इसके बारे में स्पष्ट कर दें, गोरखपुर में 20/12 पता नहीं 20 तारीख कब से है भाई, 22 थी आवेदन की अंतिम तिथि, 22 क्या कह लें 24 थी, 24 को क्या कहते हैं 2 दिन तिथि जो विस्तारित की गई थी, तो वो भी तो काउंट होगा भाई। तो 24 मान लें या 22-24 जो भी है, तो ये 20 कहाँ से आ गया। इस पर गोरखपुर वाले अभ्यर्थी जाके बीएसए साहब से मिलें, उनसे कहें कि हर एक जनपद में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो महोदय आपके द्वारा ऐसा करने से बहुत सारी दिक्कतें अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं। और देखिए, सभी लोगों के लिए हमने एक कॉमन तरीके से भाई बताया है कि आप हमेशा से विकल्पों पर जो है गौर करा करिए। अगर पुराना है आपके पास 2, 4, 6, 10, 15 साल का, उसको भी लेते जाइए और लेटेस्ट भी लेते जाइए। दिस इज़ द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। आप पुराना भी लिए, नया भी लिए। अगर किसी के पास पुराना मिसिंग है, नहीं है, किसी प्रकार से फट गया, इधर उधर खो गया, तो आप सिर्फ और सिर्फ नया लेके जाइए, क्योंकि पुराना आप उत्पन्न कर नहीं सकते। और जाइए, आराम से काउंसलिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं, नया पुराना सब ठीक है, इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। मेन इसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की गाइडलाइंस हैं, उनमें कहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन बीएसए स्तर से ऐसा लिख दिया जाता है, तो वो अपना परीक्षा करें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से। इसके बारे में क्या है, देखिए स्पष्ट कर दें, शैक्षिक जो अर्हताएँ हैं वो 22 तारीख को पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन जो अन्य प्रकार की अर्हताएँ हैं, जैसे किसी का विकलांग प्रमाण पत्र है या कुछ भी है, या शारीरिक दक्षता संबंधी है, स्वतंत्रता सेनानी वाला है, या शिक्षा मित्र अनुभव वाला, वो तो अभी लोग बनवाएंगे, तो क्या ये सब जो है आवेदन के पहले होने चाहिए। या जाति है, निवास है, तो इन सबको लेकर देखिए एकदम स्पष्ट बात है, बाद के भी वैलिड होंगे। और अन्य जिलों में तो आराम से कोई दिक्कत है ही नहीं, अन्य जिलों में आप नया ले जा सकते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर मतलब जो आईडी प्रूफ में मैंने लगा दिया निवास,
तो क्या वो भाई, वो तो आईडी प्रूफ है। निवास में चूंकि अब फोटो लगी रहती है, तो नया वाला निवास जो लगा दिया आपने, तो उसको एज इफ आईडी प्रूफ आप लगा दीजिए। और इसके बाद जो आप जो है निवास लगाना चाहते हैं आवेदन की तिथि के पूर्व वाला, तो उसको लगा दीजिए। कहीं ऐसा तो आपने मेंशन कर नहीं दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ आईडी प्रूफ है, ना कि आपका निवास है। ठीक है, तो निवास आप पुराना भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे जो क्लैरिफाइड होना चाहिए कि निवास लेटेस्ट होना चाहिए, 4-6 महीने 1 साल पुराना, और जाति भी 1-2-3 साल तक पुरानी अंडरस्टूड होती है। और भाई वही होता चला आया है, कोई ये बहुत बड़ा समस्या का बिंदु नहीं है। लेकिन गोरखपुर से ये थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट हुई है कि वहाँ से अभ्यर्थी वहाँ की विज्ञप्ति पढ़ के बहुत परेशान है। तो परेशान ना होइए, हर जनपद का अलग अलग है। ठीक है, अब हमें लगता है हर एक चीज़ें लगभग कंफर्म हो चुकी होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।